अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पीरे कामिल क़िस्त नंबर 22। वो दोनों एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे। रमशा आज खास तौर पर तैयार होकर आई थी। वो खुश थी और कोई भी उसके चेहरे से उसकी खुशी का अंदाजा लगा सकता था। सालार भी। वेटर से मेन्यू कार्ड लेकर सालार ने बंद करके टेबल पर रख दिया। रमशा ने हैरानी से उसे देखा। वो अपना कार्ड खोले हुए थी। लंच मेरी तरफ से, मगर मेनू आप तय करें, सालार ने मध्यम मुस्कुराहट के साथ कहा। ओके। रमशा बेइख्तियार मुस्कुराई। फिर वो मेन्यू कार्ड पर नजर दौड़ाने लगी और सालार खर्ब वो जवार में। रमशा ने वेटर को कुछ डिशेस नोट करवाई। जब वेटर चला गया तो उसने सालार से कहा, तुम्हारी तरफ से लंच की ये दावत बड़ा अच्छा सरप्राइज है मेरे लिए। पहले तो तुमने कभी ऐसी दावत नहीं दी, बल्कि मेरी दावत भी रद्द करते रहे। हाँ, लेकिन अब हम दोनों के लिए कुछ बातें करना जरूरी हो गया था मुझे, इसलिए तुम्हें यहाँ बुलाना पड़ा, सालार ने कहा। रमशा ने गहरी नजरों से उसे देखा। कुछ बातें? कौन सी बातें? पहले लंच कर ले, उसके बाद करेंगे, सालार ने उसे टालते हुए कहा। मगर लंच आने और खाने में काफी वक्त लगेगा। क्या ये बेहतर नहीं है कि हम वो बातें अभी कर ले? रमशा ने खदरे बेताबी से कहा। नहीं, ये बेहतर नहीं है, लंच के बाद, सालार ने मुस्कुराते हुए मगर हतमी अंदाज में कहा। रमशा ने इस बार इसरार नहीं किया। वो दोनों हल्की फुल्की गुफ्तगू करने लगे। फिर लंच आ गया और वो दोनों लंच में मसरूफ हो गए। लंच से फारिग होने में तकरीबन पौन घंटा लगा। फिर सालार ने वेटर से कॉफी मंगवा ली। मेरा ख्याल है अब बात शुरू करनी चाहिए, रमशा ने कॉफी का पहला घूंट लेते हुए कहा। सालार अब बहुत संजीदा नजर आ रहा था। वर वो सर झुकाए अपनी कॉफी में चम्मच हिला रहा था। रमशा की बात पर उसने सर उठाकर उसे देखा। मैं तुमसे उस कार्ड के बारे में बात करना चाहता हूँ जो तुमने 2 दिन पहले मुझे भेजा है। रमशा का चेहरा खदरे सुर्ख हो गया। 2 दिन पहले? जब वो शाम को अपने फ्लैट पर पहुंचा तो वहां एक कार्ड और बुके उसका मुंतजिर था। वो एक हफ्ता हांगकांग में बैंक के किसी काम के लिए रहा था और उसी शाम वापस आया था। कार्ड रमशा का भेजा हुआ था। तुम्हें दोबारा देखकर मुझे कितनी खुशी होगी, इसका इजहार नामुमकिन है। सालार कार्ड पर लिखे पैगाम को पढ़कर चंद लम्हों के लिए साकित रह गया। उसके बदतरीन खदशात दुरुस्त साबित हुए। रमशा उसके लिए अपने एहसासात का इजहार कर रही थी। सालार ने अगले 2 दिन उस कार्ड के बारे में रमशा से कोई तस्करा नहीं किया, लेकिन उसने वीकेंड पर उसे लंच की दावत दे डाली। रमशा के साथ अब उन तमाम बातों को क्लियर करना जरूरी हो गया था। तुम्हें कार्ड बुरा लगा? रमशा ने कहा। नहीं, पैगाम। रमशा कुछ शर्मिंदा हो गई। आई एम सॉरी, मगर मैं सिर्फ सालार, मैं तुम्हें बताना चाह रही थी कि मैंने तुम्हें कितना मिस किया। सालार ने कॉफी का एक घूंट लिया। तुम मुझे अच्छे लगते हो और मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, रमशा ने चंद लम्हों के तवक्कुफ के बाद कहा। हो सकता है ये प्रपोजल तुम्हें अजीब लगे, लेकिन मैं बहुत अरसे से इस सिलसिले में तुमसे बात करना चाह रही थी। मैं तुमसे फ्लर्ट नहीं कर रही हूँ। जो कुछ कार्ड में मैंने लिखा है, मैं वाकई तुम्हारे लिए वही जज्बात रखती हूँ। सालार ने उसे बात मुकम्मिल करने दी। अब वो कॉफी का कप नीचे रख रहा था। लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता। जब वो खामोश हो गई तो उसने दो टूक अंदाज में कहा। क्यों? क्या इस सवाल का जवाब जरूरी है? सालार ने कहा। नहीं, जरूरी नहीं है, मगर बताने में क्या हर्ज है? तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहती हो? सालार ने जवाबन पूछा। क्योंकि तुम मुख्तलिफ हो। सालार एक गहरी सांस लेकर रह गया। आम मर्दों जैसे नहीं हो। वक़ार है तुम में, कल्चर्ड और ग्रूम्ड हो। मैं ऐसा नहीं हूँ, साबित करो, रमशा ने चैलेंज किया। कर सकता हूँ, मगर नहीं करूँगा, उसने कॉफी का कप दोबारा उठाते हुए कहा। हर मर्द सालार सिकंदर से बेहतर है। किस लिहाज से? हर लिहाज से। मैं नहीं मानती। तुम्हारे ना मानने से हकीकत नहीं बदलेगी। मैं तुम्हें जानती हूँ। 1.5 साल से तुम्हारे साथ काम कर रही हूँ।
मर्दों के बारे में इतनी जल्दी किसी राय पर पहुंचना मुनासिब नहीं होता। तुम्हारी कोई बात तुम्हारे बारे में मेरी राय को तब्दील नहीं कर सकती। रमशा अब भी अपनी बात पर कायम थी। तुम जिस फैमिली से ताल्लुक रखती हो, जिस सोसाइटी में मूव करती हो, वहां तुम्हें मुझसे ज्यादा अच्छे मर्द मिल सकते हैं। तुम मुझसे सिर्फ अपनी बात करो। रमशा, मैं किसी और से मोहब्बत करता हूँ, उसने बिलाखिर कह दिया। इस सारी गुफ्तगू में पहली बार रमशा की रंगत जर्द पड़ी। तुमने तुमने कभी कभी नहीं बताया? सालार आहिस्ता से मुस्कुराया। हमारे दरमियान इतनी बेतकल्लुफी तो कभी भी नहीं रही। तुम मुझसे शादी कर रहे हो? दोनों के दरमियान इस बार खामोशी का एक तवील वक्फा आया। हो सकता है कुछ मुश्किलात की वजह से मेरी वहां शादी ना हो सके, सालार ने कहा। मैं तुम्हारी बात समझ नहीं सकी। तुम किसी से मोहब्बत कर रहे हो, ये जानते हुए कि वहां तुम्हारी शादी नहीं हो सकती? कुछ ऐसा ही है। सालार, तुम इतने जज्बाती तो नहीं हो। एक प्रैक्टिकल आदमी होकर तुम किस तरह के अजीब बात कर रहे हो। रमशा इस्तेजाइया अंदाज में हंस दी। फर्ज किया कि वहां तुम्हारी शादी नहीं हुई, तो फिर क्या? तुम शादी नहीं करोगे? नहीं। रमशा ने नफी में सर हिलाया। आई कांट बिलीव इट। मुझे यकीन नहीं आ रहा, मगर ऐसा ही है। मैंने अगर शादी का सोचा भी तो 10-15 साल बाद ही सोचूंगा, और 10-15 साल तक जरूरी नहीं कि मैं जिंदा रहूं, उसने बेहद खुश्क लहजे में कहते हुए वेटर को हाथ के इशारे से अपनी तरफ बुलाया। मैं चाहता हूँ रमशा कि आज की इस गुफ्तगू के बाद हम दोनों के दरमियान दोबारा कोई ऐसा मसला पैदा ना ही हो। हम अच्छे कॉलीग हैं। मैं चाहता हूँ ये ताल्लुक ऐसे ही रहे। मेरे लिए अपना वक्त जाए मत करो। मैं वो नहीं हूँ जो तुम मुझे समझ रही हो। वेटर करीब आया था। सालार उसका लाया हुआ बिल अदा करने लगा। रमशा सालार का चेहरा देखती रही। वो अब किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। सालार उस रोज किसी काम से लंच ब्रेक के बाद ऑफिस से निकल आया। रेलवे क्रॉसिंग पर ट्रैफिक का अज़्दहाम देखकर उसने दूर से ही गाड़ी मोड़ ली। वो उस वक्त किसी ट्रैफिक जैम में फंसकर वक्त जाया करना नहीं चाहता था। गाड़ी को पीछे मोड़कर उसने एक दूसरी सड़क पर टर्न ले लिया। वो उस सड़क पर थोड़ा ही आगे गया था जब उसने सड़क के किनारे फुटपाथ पर एक बूढ़ी खातून को बैठे देखा। वो एक हाई रोड थी और उस वक्त बिल्कुल सुनसान थी। खातून अपने लिबास और चेहरे से किसी बहुत अच्छे घराने की नजर आ रही थी। उसके हाथ में सोने की कुछ चूड़ियां भी नजर आ रही थी, और सालार को खदशा हुआ कि इस अकेली सड़क पर वो किसी हादसे का शिकार ना हो जाए। उसने गाड़ी उनके करीब ले जाकर रोक दी। खातून की सफेद रंग उस वक्त सुर्ख थी और सांस फूला हुआ था, और शायद वो अपना सांस ठीक करने के लिए ही सड़क किनारे बैठी थी। अस्सलाम वालेकुम अम्मा, क्या मसला है? आप यहाँ क्यों बैठी हैं? सालार ने अपने सन ग्लासेस उतारते हुए खिड़की से सर निकालकर पूछा। बेटा, मुझे रिक्शा नहीं मिल रहा। सालार उनकी बात पर हैरान हुआ। वो मेन रोड नहीं थी, एक रिहायशी इलाके की हाई रोड थी, और वहां रिक्शा मिलने का इम्कान नहीं था। अम्मा जी, यहाँ से तो आपको रिक्शा मिल भी नहीं सकता। आपको जाना कहाँ है? उस खातून ने उसे अंदरून शहर के एक इलाके का नाम बताया। सालार के लिए बिल्कुल मुमकिन नहीं था कि वो उन्हें वहां छोड़ आता। आप मेरे साथ आ जाएं, मैं आपको मेन रोड पर छोड़ देता हूँ। वहां से आपको रिक्शा मिल जाएगा। सालार ने पिछले दरवाजे का लॉक खोला और फिर अपनी सीट से उतर गया, मगर अम्मा जी उसे खासी मुतमिल नजर आई। वो उनके अंदेशों को भांप गया। अम्मा जी, डरने की जरूरत नहीं है। मैं शरीफ आदमी हूँ, आपको नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं सिर्फ आपकी मदद करना चाहता हूँ, क्योंकि इस सड़क से तो आपको रिक्शा मिलेगा नहीं, और इस वक्त सड़क सुनसान है। आपने जेवर पहना हुआ है, कोई नुकसान पहुंचा सकता है आपको।
سالار نے نرمی سے ان کے اندیشے دور کرنے کی کوشش کی۔ خاتون نے اپنی اینک درست کرتے ہوئے اپنی چوڑیوں کو دیکھا اور پھر سالار سے کہا، لو، یہ سارا زیور تو نقلی ہے۔ چلیں، یہ تو بہت اچھی بات ہے، مگر کوئی بھی غلط فہمی کا شکار ہو سکتا ہے۔ کوئی آپ سے یہ تھوڑی پوچھے گا کہ یہ زیور اصلی ہے یا نقلی۔ سالار نے ان کے جھوٹ کا پردہ رکھتے ہوئے کہا۔ وہ اب سوچ میں پڑ گئی۔ سالار کو دیر ہو رہی تھی۔ ٹھیک ہے اماں جی، آپ اگر مناسب نہیں۔ اس نے واپس اپنی گاڑی کی طرف قدم بڑھائے تو اماں جی فوراً بول اٹھی، نہیں نہیں، میں چلتی ہوں تمہارے ساتھ، پہلے ہی ٹانگیں ٹوٹ رہی ہیں چل چل کے۔ وہ ٹانگوں پر زور دیتے ہوئے اٹھنے کی کوشش کرنے لگی۔ سالار نے ان کا بازو پکڑ کر انہیں اٹھایا، پچھلی سیٹ کا دروازہ کھول کر انہیں اندر بٹھا دیا۔ ہائی روڈ کو تیزی سے کراس کر کے وہ مین روڈ پر آ گیا۔ اب وہ کسی خالہ رکشے کی تلاش میں تھا، مگر اسے رکشہ نظر نہیں آیا۔ وہ آہستہ آہستہ گاڑی چلاتے ہوئے کسی خالی رکشے کی تلاش میں ٹریفک پر نظریں دوڑانے لگا۔ نام کیا ہے بیٹا تمہارا؟ سالار۔ سالار؟ انہوں نے جیسے تصدیق چاہی۔ وہ بے اختیار مسکرایا۔ زندگی میں پہلی بار اس نے اپنے نام کو بگڑتے سنا تھا۔ تصحیح کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ وہ پنجابی خاتون تھی اور اس سے بمشکل اردو میں بات کر رہی تھی۔ جی، اس نے تصدیق کی۔ یہ کیا نام ہوا؟ مطلب کیا ہے اس کا؟ انہوں نے ایک دم دلچسپی لی۔ سالار نے انہیں اپنے نام کا مطلب اس بار پنجابی میں سمجھایا۔ اماں جی کو اس کے پنجابی بولنے پر خاصی خوشی ہوئی اور اب وہ پنجابی میں گفتگو کرنے لگی۔ سالار کے نام کا مطلب پوچھنے کے بعد انہوں نے کہا، میری بڑی بہو کے ہاں بیٹا ہوا ہے۔ وہ حیران ہوا۔ اسے توقع نہیں تھی کہ نام کا مطلب جاننے کے بعد ان کا اگلا جملہ یہ ہوگا، جی مبارک ہو۔ فوری طور پر اسے یہی سوجھا، خیر مبارک۔ انہوں نے خاصی مسرت سے اس کی مبارکباد وصول کی۔ میری بہو کا فون آیا تھا، پوچھ رہی تھی کہ امی آپ نام بتائیں، میں تمہارا نام دے دوں۔ اس نے بیک ویو مرر سے کچھ حیران ہو کر انہیں دیکھا۔ دے دے، چلو یہ مسئلہ تو حل ہوا۔ اماں جی اب اطمینان سے اینک اتار کر اپنی بڑی سی چادر کے پلوں سے اس کے شیشے صاف کرنے لگی۔ سالار کو ابھی تک کوئی رکشہ نظر نہیں آیا تھا۔ عمر کتنی ہے تمہاری؟ انہوں نے گفتگو کا سلسلہ وہیں سے جوڑا جہاں سے توڑا تھا۔ 30 سال۔ شادی شدہ ہو؟ سالار سوچ میں پڑ گیا۔ وہ ہاں کہنا چاہتا تھا، مگر اس کا خیال تھا کہ ہاں کی صورت میں سوالات کا سلسلہ مزید دراز ہو جائے گا، اس لیے بہتر یہی تھا کہ انکار کر دے، اور اس کا یہ اندازہ اس دن کی سب سے فاش غلطی ثابت ہوا۔ نہیں، شادی کیوں نہیں کی؟ بس ایسے ہی، خیال نہیں آیا، اس نے جھوٹ بولا۔ اچھا۔ کچھ دیر خاموشی رہی۔ سالار دعائیں کرتا رہا کہ اسے رکشہ جلدی مل جائے۔ اسے دیر ہو رہی تھی۔ کیا کرتے ہو تم؟ میں بینک میں کام کرتا ہوں۔ کیا کام کرتے ہو؟ سالار نے اپنا عہدہ بتایا۔ اسے اندازہ تھا کہ اماں جی کے اوپر سے گزرے گا، مگر وہ اس وقت ہکا بکا رہ گیا جب انہوں نے بڑے اطمینان سے کہا، یہ افسر ہوتا ہے نا؟ وہ بے اختیار ہنسا۔ اس سے بھی زیادہ اچھی وضاحت کوئی اس کے کام کی نہیں دے سکتا تھا۔ جی اماں جی، افسر ہوتا ہے۔ وہ محفوظ ہوا۔ کتنا پڑھے ہو تم؟ 16 جماعتیں۔ اس بار سالار نے اماں جی کا فارمولا استعمال کرتے ہوئے اپنی تعلیم کو آسان لفظوں میں پیش کیا۔ اماں جی کا جواب اس بار بھی حیران کن تھا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ 16 جماعتیں؟ MBA کیا ہے یا MA اکنامکس؟ سالار نے بے اختیار پلٹ کر اماں جی کو دیکھا۔ وہ اپنی اینک کے شیشوں سے اسے گھور رہی تھی۔ اماں جی آپ کو پتا ہے MBA کیا ہوتا ہے یا MA اکنامکس کیا ہوتا ہے؟ وہ واقعی حیران تھا۔ لو، مجھے نہیں پتا ہوگا؟ میرے بڑے بیٹے نے پہلے MA اکنامکس کیا، ادھر پاکستان سے پھر انگلینڈ جا کر اس نے MBA کیا۔ وہ بھی بینک میں ہی کام کرتا ہے، مگر ادھر انگلینڈ میں۔ اسی کا تو بیٹا ہوا ہے۔ سالار نے ایک گہری سانس لیتے ہوئے گردن واپس موڑ لی۔ تو پھر تم نے بتایا نہیں کیا؟
सालार को फौरी तौर पर याद नहीं आया कि उन्होंने क्या पूछा था। अपनी तालीम के बारे में। मैंने एमबीए किया है। कहाँ से? अमेरिका से। अच्छा, माँ बाप हैं तुम्हारे? जी। कितने भाई बहन हैं? सवालात का सिलसिला दराज होता जा रहा था। 5। सालार को कोई जायद फरार नजर नहीं आ रही थी। कितनी बहनें और कितने भाई? एक बहन और 4 भाई। शादियां कितनों की हुई हैं? मेरे अलावा सबकी। तुम सबसे छोटे हो? नहीं, चौथे नंबर पर हूँ। एक भाई छोटा है। सालार को अब पहली बार अपने सोशल वर्क पर पछतावा होने लगा। उसकी भी शादी हो गई है। जी। तो फिर तुमने शादी क्यों नहीं की? कोई मोहब्बत का चक्कर तो नहीं? इस बार सालार के पैरों के नीचे से हकीकत में जमीन खिसक गई। वो उनकी खयापा शनासी का कायल होने लगा। अम्मा जी, रिक्शा नहीं मिल रहा। आप मुझे एड्रेस बता दें, मैं आपको खुद छोड़ आता हूँ। सालार ने उनके सवाल का जवाब गोल कर दिया। देर तो उसे पहले ही हो चुकी थी और रिक्शे का अभी भी कहीं नामो निशान नहीं था और वो उस बूढ़ी खातून को कहीं सड़क पर भी खड़ा नहीं कर सकता था। अम्मा जी ने उसे पता बताया। सालार की समझ में नहीं आया। एक चौक में खड़े ट्रैफिक कांस्टेबल को उसने वो पता दोहरा कर मदद करने के लिए कहा। कांस्टेबल ने उसे इलाके का रास्ता समझाया। सालार ने दोबारा गाड़ी चलाना शुरू की। तो फिर तुमने मुझे बताया नहीं कि कहीं मोहब्बत का चक्कर तो नहीं था? सालार का दिल चाहा कहीं डूब कर मर जाए। वो खातून अभी तक अपना सवाल नहीं भूली थी, जबकि वो सिर्फ इस सवाल के जवाब से बचने के लिए उन्हें घर छोड़ने पर तैयार हुआ था। नहीं अम्मा जी, ऐसी कोई बात नहीं, उसने इस बार संजीदगी से कहा। अल्हम्दुलिल्लाह। वो अम्मा जी की इस अल्हम्दुलिल्लाह का सयाख वो सबाक समझ नहीं पाया था और उसने उसका तरद्दुद भी नहीं किया। अम्मा जी अब उसके माँ बाप के बारे में कुरेद कुरेद कर मालूमात हासिल करने की कोशिश फरमा रही थी। सालार वाकई मुसीबत में फंस गया था। सबसे बड़ी गड़बड़ उस वक्त हुई जब वो अम्मा जी के बताए हुए इलाके में पहुंचा। उसने अम्मा जी से मतलूबा गली की तरफ रहनुमाई करने की दरख्वास्त फरमाई और अम्मा जी ने कमाल इत्मीनान से कहा, अब ये तो मुझे पता है कि इस इलाके में घर है, मगर पता मुझे मालूम नहीं। वो भूंचका रह गया। अम्मा जी, तो घर कैसे पहुंचाऊं मैं आपको? पते के बगैर इस इलाके में आपको कहाँ ड्रॉप करूं? वो अपने घर पर लिखा नंबर और नाम बताने लगी। नहीं अम्मा जी, आप मुझे गली का नाम बताएं। वो गली के नाम के बजाय निशानियां बताने लगी। हलवाई की एक दुकान है गली के कोने में, बहुत खुली गली है। परवेज साहब का घर भी वहीं है, जिनके बेटे ने जर्मनी में शादी की है पिछले हफ्ते। पहली बीवी उसकी इधर ही है, हमारे मोहल्ले में। शादी की इत्तला मिलने पर बेचारी ने रो रो कर महिला सर पर उठा लिया। वो निशानियां बताते बताते कहीं और निकल गई। सालार ने सड़क के किनारे गाड़ी खड़ी कर दी। अम्मा जी, आपके शौहर का क्या नाम है? घर के बाहर में और गली के बारे में कुछ तफसील से बताएं। इस तरह तो मैं कभी भी आपको घर नहीं पहुंचा सकूंगा, उसने तहम्मुल से काम लेते हुए कहा। मैं सईदा अम्मा के नाम से जानी जाती हूँ। मियाँ बेचारे तो 10 साल पहले फौत हो गए। उनको तो लोग भूल भाल गए। और गली का मैं तुम्हें बता रही हूँ, बहुत बड़ी गली है। 3 दिन पहले गटर के 2 ढक्कन लगाकर गए हैं, बिल्कुल नए, सीमेंट से जोड़कर गए हैं। हर माह कोई ना कोई उतार कर ले जाता था, अब बेफिक्री हो गई है। सालार ने बेअख्तियार गहरा सांस लिया। अम्मा जी, क्या मैं कहकर लोगों से आपकी गली का पूछूं कि गटर के 2 नए ढक्कनों वाली गली? आप वहां के किसी ऐसे शख्स का नाम बताएं जिसे लोग जानते हो, जो खदरे मारूफ हो। वो मुर्तजा साहब है, जिनके बेटे मुजफ्फर की टांग टूट गई थी कल सुबह। अम्मा जी, ये कोई तारुफ नहीं होता। वो उसकी बात पर बुरा मान गई। लो भला, अब क्या हर घर में टांग टूटती है किसी ना किसी की? सालार चुपचाप गाड़ी से उतर गया। आसपास की दुकानों से उसने सईदा अम्मा के
बताए हुए कौएफ के मुताबिक गली तलाश करना शुरू की, मगर जल्दी उसे पता चल गया कि इन निशानियों के साथ वो कम से कम आज की तारीख में घर नहीं ढूंढ सकता। वो मायूस होकर वापस लौटा। अम्मा जी, घर में फोन है आपके? गाड़ी के अंदर घुसते ही उसने पूछा। हाँ है। सालार ने सुकून का सांस लिया। उसका नंबर बताए मुझे। सालार ने अपना मोबाइल निकालते हुए कहा। नंबर का तो मुझे पता नहीं। एक बार फिर धक से रह गया। फोन नंबर भी नहीं पता? उसने शदीद सदमे के आलम में कहा। बेटा, मैंने कौन सा कभी फोन किया है? मेरे बेटे खुद कर लेते हैं, रिश्तेदार भी खुद कर लेते हैं, या जरूरत हो तो बेटी फोन मिला देती है। इधर मॉडल टाउन में किसके पास गई थी? सालार को एकदम ख्याल आया। इधर कुछ रिश्तेदार हैं मेरे, पोते की मिठाई देने गई थी, उन्होंने फखरिया बताया। सालार ने सुकून का सांस लेते हुए गाड़ी स्टार्ट की। ठीक है, उधर ही चलते हैं, वहां का पता बताएं। पता तो मुझे नहीं पता। सालार इस बार सदमे से कुछ देर के लिए बोल भी ना सका। तो फिर गई कैसे थी आप? बेटा, असल में जहां जाना हो हमसाए के बच्चे छोड़ आते हैं, उन्हीं को घर का पता है। पिछले 10 साल से मुझे वही लेकर जा रहे हैं। वो छोड़ आते हैं और फिर वहां से बिलाल वगैरह वापस छोड़ जाते हैं। असल में ये बिलाल वगैरह भी पहले मेरे मोहल्ले में ही रहते थे। यही कोई 10-12 साल पहले इधर गए हैं, इसलिए मेरे पूरे मोहल्ले को उनके घर का पता है। सालार ने कुछ नहीं कहा। उसे अब भी उम्मीद थी कि जहां से उसने उन खातून को पिक किया है, बिलाल वगैरह का घर वहीं कहीं होगा। सईदा अम्मा की गुफ्तगू जारी थी। आज तो कुछ ऐसा हुआ कि बिलाल के घर पर कोई था ही नहीं, सिर्फ मुलाजिमा थी। मैं कुछ देर बैठी रही, फिर भी वो लोग नहीं आए, तो मैंने सोचा खुद घर चली जाऊं, और फिर माशाल्लाह तुम मिल गए। अम्मा जी, आप रिक्शे वाले को क्या बताती? वही जो तुम्हें बताया है। वो उनकी जहानत पर बाग बाग हो गया। इससे पहले कभी आप इस तरह पता बताकर घर पहुंची है? उसने खदरे अफसोस भरे लहजे में गाड़ी रिवर्स करते हुए पूछा। ना, कभी नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ी। सईदा अम्मा का इत्मीनान काबिले रश्क था। सालार मजीद कुछ कहे बगैर गाड़ी सड़क पर ले आया। अब तुम कहाँ जा रहे हो? सईदा अम्मा ज्यादा देर चुप नहीं रह सकी। जहां से मैंने आपको लिया था, घर उसी सड़क पर होगा। आपने कोई टर्न तो नहीं लिया था? सालार ने बैक व्यू मिरर से उन्हें देखते हुए पूछा। नहीं, मैंने नहीं लिया, सईदा अम्मा ने खदरे उलझे हुए अंदाज में कहा। सालार ने उनके लहजे पर गौर नहीं किया। उसने इत्मीनान की सांस ली। उसका मतलब था घर उस सड़क पर ही कहीं था, और गलियों की निस्बत कॉलोनी में घर तलाश करना आसान था, वो भी इस सूरत में जब उसे सिर्फ एक सड़क के घर देखने थे। तुम सिगरेट पीते हो? खामोशी एकदम टूटी। वो गाड़ी ड्राइव करते करते चौंक गया। मैं? उसने बैक व्यू मिरर में देखा। सईदा अम्मा भी बैक व्यू मिरर में देख रही थी। नहीं, वो सवाल को समझ नहीं सका था। कोई और नशा वगैरह? वो इस बार सवाल से ज्यादा उनकी बेतकल्लुफी पर हैरान हुआ था। आप क्यों पूछ रही हैं? बस वैसे ही। अब इतना लंबा रास्ता मैं खामोश कैसे रहूंगी? उन्होंने अपनी मजबूरी बताई। आपको क्या लगता है मैं क्या करता हूँगा? न कोई नशा? सालार ने जवाबन उनसे पूछा। नहीं, कहाँ, इसीलिए तो मैं पूछ रही हूँ। तो फिर नहीं करते? उनके अंदाज ने इस बार सालार को महसूस किया। नहीं, उसने मुख्तसरन कहा। वो अब सिग्नल पर रुके हुए थे। कोई गर्लफ्रेंड है? सालार को लगा उसे सुनने में कोई गलती हुई है। उसने पलटकर सईदा अम्मा को देखते हुए पूछा। आपने क्या पूछा है? मैंने कहा, कोई गर्लफ्रेंड है? सईदा अम्मा ने गर्लफ्रेंड पर जोर देते हुए कहा। सालार खिलखिलाकर हंस पड़ा। आप तो पता है गर्लफ्रेंड क्या होती है? सईदा अम्मा उसके सवाल पर बुरा मान गई। क्यों भाई, दो बेटे हैं मेरे, मुझे नहीं पता होगा कि गर्लफ्रेंड क्या होती है? जब उन्हें बाहर पढ़ने के लिए भेजा था
तो कहकर भेजा था मेरे शौहर ने कि गर्लफ्रेंड नहीं होनी चाहिए, और फिर महीने में एक बार फोन आता था दोनों का। सिग्नल खुल गया। सालार मुस्कुराते हुए सीधा हो गया और एक्सेलरेटर पर पाँव दबा दिया। सईदा अम्मा ने बात जारी रखी। मैं दोनों से कहती थी कि कसम खाकर बताएं, उन्होंने कोई गर्लफ्रेंड बनाई तो नहीं जब तक शादियां नहीं हो गई। हर बार फोन पर सबसे पहले दोनों कसम खाकर यही बताया करते थे मुझे। सलाम भी बाद में किया करते थे। वो फखरिया अंदाज में बताती जा रही थी। बड़े ताबेदार बच्चे हैं मेरे, दोनों ने गर्लफ्रेंड नहीं बनाई। आपने अपनी पसंद से दोनों की कहीं शादियां की हैं? सालार ने पूछा। नहीं, दोनों ने उधर ही अपनी पसंद से शादियां की हैं, उन्होंने सादगी से कहा। सालार के हलक से बेअख्तियार खैखहा निकला। क्या हुआ? सईदा अम्मा ने संजीदगी से पूछा। कुछ नहीं। आपकी भवें अंग्रेज हैं? नहीं, पाकिस्तानी है, मगर वहीं रहती थी, मेरे बेटों के साथ काम करती थी। मगर तुम हंसे क्यों? सईदा अम्मा ने अपना सवाल दोहराया। कोई खास बात नहीं। सईदा अम्मा कुछ देर खामोश रही, फिर उन्होंने कहा, तो तुमने बताया नहीं कि गर्लफ्रेंड? सालार ने बात काट दी। नहीं है सईदा अम्मा, गर्लफ्रेंड भी नहीं है मेरी। माशाल्लाह माशाल्लाह। वो एक बार फिर इस माशाल्लाह का सयाक व सबाक समझने में नाकाम रहा। घर अपना है? नहीं, किराए का है। कोई मुलाजिम वगैरह है? मुस्तकिल तो नहीं है, मगर सफाई वगैरह के लिए मुलाजिम रखा हुआ है। और ये गाड़ी तो अपनी ही होगी? जी। और तनख्वाह कितनी है? सालार रवानी से जवाब देते देते एक बार फिर चौंका। गुफ्तगू किस नीयत पर जा रही थी, फौरी तौर पर उसकी समझ में नहीं आया। सईदा अम्मा, आप यहाँ अकेली क्यों रहती हैं? अपने बेटों के पास क्यों नहीं चली जाती? सालार ने मौजू बदला। हाँ, मेरा यही इरादा है। पहले तो मेरा दिल नहीं चाहता था, मगर अब ये सोचा है कि बेटी की शादी कर लूं तो फिर बाहर चली जाऊंगी। अकेले रहते रहते तंग आ गई हूँ। सालार अब उस सड़क पर आ गया था जहां से उसने सईदा अम्मा को पिक किया था। मैंने आपको यहाँ से लिया था। आप बताएं, इनमें से कौन सा घर है? सालार ने गाड़ी की रफ्तार आहिस्ता करते हुए दाईं तरफ के घरों पर नजर डाली। नंबर का नहीं पता, घर की तो पहचान होगी आपको। सईदा अम्मा बगौर घरों को देख रही थी। हाँ हाँ, घर की पहचान है। वो घर की निशानियां बताने लगी, जो इतनी ही मुबहम थी जितना उनके अपने घर का पता। वो सड़क के आखिरी सरे पर पहुंच गई। सईदा अम्मा घर नहीं पहचान सकी। सालार बिलाल के वालिद का नाम पूछकर गाड़ी से नीचे उतर गया और बारी बारी दोनों अतराफ के घरों से सईदा अम्मा के बारे में पूछने लगा। आधे घंटे के बाद वो उस सड़क पर मौजूद हर घर में जा चुका था। मतलूबा नाम के किसी आदमी का घर वहां नहीं था। आपको उनका नाम ठीक से याद है? वो थक हार कर सईदा अम्मा के पास आया। हाँ, लो भला, अब मुझे नाम भी पता नहीं होगा। सईदा अम्मा ने बुरा माना, लेकिन इस नाम के किसी आदमी का घर यहाँ नहीं है, ना ही कोई आपके बारे में जानता है। सालार ने गाड़ी का दरवाजा खोलकर अंदर बैठते हुए कहा। हाँ, तो ये साथ वाली सड़क पर देख लो। सईदा अम्मा ने कुछ फासले पर एक और सड़क की तरफ इशारा किया। लेकिन सईदा अम्मा, आपने कहा था कि घर इसी सड़क पर है। सालार ने कहा। मैंने कब कहा था? वो मुतर्रज हुई। मैंने आपसे पूछा था कि आपने टर्न तो नहीं लिया। आपने कहा नहीं। सालार ने उन्हें याद कराया। वो तो मैंने कहा था, मगर ये होता क्या है? सालार का दिल डूबा। टर्न? हाँ, यही। आप किसी और सड़क से तो मुड़कर यहाँ नहीं आई। लो, तो इस तरह कहो ना। सईदा अम्मा को तसल्ली हुई। मैं क्यों यहाँ बैठ गई थी? थक गई थी चल चल कर। और ये सड़क तो छोटी सी है, यहाँ मैं चलकर क्या थक सकती थी? सालार ने गाड़ी स्टार्ट कर ली। वो दिन बहुत खराब था। इसी सड़क से मुड़कर यहाँ आई थी आप? उसने
सईदा अम्मा से कहते हुए गाड़ी आगे बढ़ाई। मेरा ख्याल है वो पहली सड़क को देखते हुए उलझी। ये है, उन्होंने कहा। सालार को यकीन था वो सड़क नहीं होगी, मगर उसने गाड़ी उस सड़क पर मोड़ ली। ये तो तय था कि आज उसका सारा दिन इसी तरह जाये होना था। अगला 1 डेढ़ घंटा वो आसपास की मुख्तलिफ सड़कों पर सईदा अम्मा को लेकर फिरता रहा, मगर उसे कोई कामयाबी नहीं हुई। सईदा अम्मा को ही घर दूर से शनासा लगता। पास जाने पर वो कहना शुरू कर देती, ना ना ना, ये नहीं है। वो बिलाखिर कॉलोनी में तलाश छोड़कर उन्हें वापस उसी मोहल्ले में ले आया जहां वो पहले उनका घर ढूंढता रहा था। मजीद 1 घंटा वहां जाय करने के बाद जब वो थक कर वापसी गाड़ी के पास आया तो शाम हो चुकी थी। सईदा अम्मा उसके बरक्स इत्मीनान से गाड़ी में बैठी थी। मिला? मिला? उन्होंने सालार के अंदर बैठते ही पूछा। नहीं, अब तो रात हो रही है, तलाश बेकार है। मैं पुलिस में रिपोर्ट करा देता हूँ। आपकी आपकी बेटी या आपके मोहल्ले वाले आपके ना मिलने पर पुलिस से राब्ता तो करेंगे, फिर वो ले जाएंगे आपको। सालार ने एक बार फिर गाड़ी स्टार्ट करते हुए तजवीज पेश की। आमेना बेचारी परेशान हो रही होगी। सईदा अम्मा को अपनी बेटी का ख्याल आया। सालार का दिल चाहा वो उनसे कहे कि वो उनकी बेटी से ज्यादा परेशान है, मगर वो खामोशी से ड्राइव करते हुए गाड़ी पुलिस स्टेशन ले आया। रिपोर्ट दर्ज करवाने के बाद वो उठकर वहां से जाने लगा। सईदा अम्मा भी उठ खड़ी हुई। आप बैठे। आप यहीं रहेंगी? सालार ने उनसे कहा। नहीं, हम उन्हें यहाँ कहाँ रखेंगे, आप उन्हें साथ ले जाएं। हमने किसी से राब्ता किया तो हम उन्हें आपका पता देंगे, पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा। लेकिन मैं तो उन्हें आपके हवाले कर देना चाहता हूँ। सालार मुतअर्रिज हुआ। देखें, बूढ़ी खातून है, अगर कोई राब्ता नहीं करता हमसे तो रात कहाँ रहेगी। ये और कुछ दिन और गुजर गए, पुलिस इंस्पेक्टर कहता गया। सईदा अम्मा ने उसे बात मुकम्मिल करने नहीं दी। नहीं, मुझे इधर नहीं रहना बेटा, मैं तुम्हारे साथ ही चलूंगी। मैं इधर कहाँ बैठूंगी आदमियों में। सालार ने उन्हें पहली बार घबराते हुए देखा। लेकिन मैं तो अकेला रहता हूँ, वो कहते कहते रुक गया। फिर उसे फुरखान के घर का ख्याल आया। अच्छा ठीक है, चले, उसने एक गहरा सांस लेते हुए कहा। बाहर गाड़ी में आकर उसने मोबाइल पर फुरखान से राब्ता किया। वो उन्हें फुरखान के यहाँ ठहराना चाहता था। फुरखान अभी हॉस्पिटल में ही था। उसने मोबाइल पर सारी सूरत हाल से उसे बताई। नौशीन तो गांव गई हुई है, फुरखान ने उसे बताया, मगर कोई मसला नहीं, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, उन्हें अपने फ्लैट पर ले जाऊंगा। वो कौन सी कोई जवान खातून है कि मसला हो जाएगा। तुम जरूरत से कुछ ज्यादा ही मोहतात हो रहे हो। नहीं, मैं उनके आराम के हवाले से कह रहा था, ऑकवर्ड ना लगे उन्हें। सालार ने कहा। नहीं लगता यार, पूछ लेना तुम उनसे, वरना फिर किसी साथ वाले फ्लैट में ठहरा देंगे, आलिम साहब की फैमिली के साथ। अच्छा, तुम आओ फिर देखते हैं, सालार ने मोबाइल बंद करते हुए कहा। कोई बात नहीं बेटा, मैं तुम्हारे पास ही रह लूंगी, तुम मेरे बेटे के बराबर हो, मुझे तुम पर एतमाद है, सईदा अम्मा ने मुतमईन लहजे में कहा। सालार ने सिर्फ मुस्कुराने पर इत्तेफा किया। उसने रास्ते में रुककर एक रेस्टोरेंट से खाना लिया। भूख से उसका बुरा हाल हो रहा था और एकदम उसे एहसास हुआ कि सईदा अम्मा भी दोपहर से उसके साथ कुछ खाए पिए बगैर ही फिर रही है। उसे नदामत का एहसास हुआ। अपने फ्लैट की तरफ जाते हुए उसने रास्ते में एक जगह रुककर सईदा अम्मा के साथ सेब का ताज़ा जूस पिया। वो जिंदगी में पहली बार किसी बूढ़े शख्स के साथ इतना वक्त गुजार रहा था और उसे एहसास हो रहा था कि ये काम आसान नहीं था। फ्लैट में पहुंचकर वो अभी सईदा अम्मा के साथ खाना खा रहा था जब फुरखान आ गया। उसने सईदा अम्मा से खुद ही अपना तारुफ करवाया और फिर खाना खाने लगा। चंद मिनटों में ही वो सईदा अम्मा के साथ इतनी बेतकल्लुफी के साथ ठेठ पंजाबी में गुफ्तगू कर रहा था कि सालार को रश्क आने लगा। उसने फुरखान से अच्छी गुफ्तगू करने वाला कभी नहीं देखा था। उसके गुफ्तगू के अंदाज में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर था कि दूसरा अपना दिल उसके सामने खोल कर रख देने पर मजबूर हो जाता था।
اتنے سالوں سے دوستی کے باوجود وہ فرقان کی طرح گفتگو کرنا نہیں سیکھ سکا تھا۔ 10 منٹ بعد وہ وہاں خاموشی سے کھانا کھانے والے ایک سامع کی حیثیت اختیار کر چکا تھا، جبکہ فرقان اور سعیدہ اماں مسلسل گفتگو میں مصروف تھے۔ سعیدہ اماں یہ جان کر کے فرقان ڈاکٹر ہے اس سے طبی مشورے لینے میں مصروف تھی، کھانے کے خاتمے تک وہ فرقان کو مجبور کر چکی تھی کہ وہ اپنا میڈیکل باکس لا کر ان کا چیک اپ کرے۔ فرقان نے انہیں یہ نہیں بتایا کہ وہ آنکولوجسٹ تھا۔ وہ بڑے تحمل مزاجی سے اپنا بیگ لے آیا۔ اس نے سعیدہ اماں کا بلڈ پریشر چیک کیا، پھر اسٹیتھوسکوپ سے ان کے دل کی رفتار کو ماپا اور آخر میں نبض چیک کرنے کے بعد انہیں یہ یقین دلایا کہ وہ بے حد تندرست حالت میں ہیں اور بلڈ پریشر یا دل کی کوئی بیماری انہیں نہیں ہے۔ سعیدہ اماں ایک دم بے حد حساس بشاش نظر آنے لگی۔ سالار ان کے درمیان ہونے والی گفتگو سنتے ہوئے کچن میں برتن دھوتا رہا۔ وہ دونوں لاؤنج کے صوفوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر اسی دوران اس نے فون کی گھنٹی سنی۔ فرقان نے فون اٹھایا۔ دوسری طرف ڈاکٹر ثبت علی تھے۔ سلام دعا کے بعد انہوں نے کہا، سالار نے پولیس اسٹیشن پر کسی سعیدہ نام کی خاتون کے بارے میں اطلاع دی تھی۔ فرقان حیران ہوا، جی وہ یہی ہیں ہمارے پاس۔ اللہ کا شکر ہے، ڈاکٹر ثبت علی نے بے اختیار کہا۔ ہاں وہ میری عزیزہ ہے، ہم انہیں تلاش کر رہے تھے چند گھنٹوں سے۔ پولیس سے رابطہ کیا تو سالار کا نام اور نمبر دے دیا انہوں نے۔ فرقان نے انہیں سعیدہ اماں کے بارے میں بتایا اور پھر سعیدہ اماں کی بات فون پر ان سے کرائی۔ سالار بھی باہر لاؤنج میں آ گیا۔ سعیدہ اماں فون پر گفتگو میں مصروف تھی۔ ڈاکٹر صاحب کی عزیزہ ہیں یہ، فرقان نے دھیمی آواز میں اس کے قریب آ کر کہا۔ ڈاکٹر ثبت علی صاحب کی۔ سالار حیران ہوا، ہاں انہی کی۔ سالار نے بے اختیار اطمینان بھرا سانس لیا۔ بھائی صاحب کہہ رہے ہیں تم سے بات کرانے کو، سعیدہ اماں نے فرقان سے کہا۔ فرقان تیزی سے ان کی طرف بڑھا اور ریسیور لے کر کاغذ پر کچھ نوٹ کرنے لگا۔ ڈاکٹر ثبت علی اسے ایڈریس لکھوا رہے تھے۔ سعیدہ اماں نے قدرے حیرانی سے لاؤنج کے دروازے میں کھڑے سالار کو دیکھا۔ تم کیا کر رہے ہو؟ ان کی نظریں سالار کے ایپرون پر جمی تھی۔ وہ کچھ شرمندہ ہو گیا۔ میں برتن دھو رہا تھا۔ سالار واپس کچن میں آیا اور اس نے ایپرون اتار دیا۔ ویسے بھی برتن وہ تقریباً دھو چکا تھا۔ سالار آؤ پھر انہیں چھوڑ آتے ہیں۔ اسے اپنے عقب میں فرقان کی آواز آئی، یہ کام بعد میں کر لینا، تم گاڑی کی چابی لو، میں ہاتھ دھو کر آتا ہوں، سالار نے کہا۔ اگلے 10 منٹ میں وہ نیچے سالار کی گاڑی میں تھے۔ فرقان اگلی سیٹ پر تھا، اس کے باوجود پچھلی سیٹ پر بیٹھی سعیدہ اماں سے گفتگو میں مصروف تھا۔ ساتھ ساتھ وہ سالار کو راستے کے بارے میں ہدایت بھی دیتا جا رہا تھا۔ بہت تیز رفتاری سے ڈرائیونگ کرتے ہوئے وہ 20 منٹ میں مطلوبہ محلے اور گلی میں تھے۔ بڑی گلی میں گاڑی کھڑی کرنے کے بعد وہ دونوں انہیں اندر گلی میں ان کے گھر تک چھوڑنے گئے۔ سعیدہ اماں کو اب رہنمائی کی ضرورت نہیں تھی، وہ اپنی گلی کو پہچانتی تھی۔ وہ فخریہ انداز میں کچھ جتاتے ہوئے سالار کو بتاتی گئی، حلوائی کی دکان، گٹر کے سیمنٹ والے ڈھکن، پرویز صاحب کا گھر۔ جی، سالار مسکراتے ہوئے سر ہلاتا رہا۔ اس نے ان کو یہ نہیں بتایا کہ ان کی بتائی ہوئی ساری نشانیاں صحیح تھی، صرف وہ اسے ایک غلط علاقے میں لے گئی تھی۔ آمینہ بیچاری پریشان ہو رہی ہوگی۔ انہوں نے سرخ اینٹ کی بنی ہوئی ایک حویلی نما 2 منزلہ مکان کے سامنے رکتے ہوئے 275 دفعہ کہا۔ فرقان نے آگے بڑھ کر بیل بجائی۔ سالار قدرے ستائشی انداز میں حویلی پر نظریں دوڑاتا رہا۔ وہ یقیناً کافی پرانی حویلی تھی، مگر مسلسل دیکھ بھال کی وجہ سے وہ اس گلی میں سب سے باوقار لگ رہی تھی۔ تم لوگوں کو اب میں نے چائے پیے بغیر نہیں جانے دینا، سعیدہ اماں نے کہا۔ میری وجہ سے تم لوگوں کو بہت پریشانی ہوئی، خاص طور پر سالار کو، بچہ مجھے سارا دن لیے پھرتا رہا۔ سعیدہ اماں نے سالار کے کندھے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، کوئی بات نہیں سعیدہ اماں، چائے ہم پھر کبھی پیئیں گے، آج ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ ہاں سعیدہ اماں،
आज चाय नहीं पिएंगे, कभी आकर आपके पास खाना खाएंगे। फरहान ने भी जल्दी से कहा। देख लेना, ऐसा ना हो कि याद ही ना रहे तुम्हें। लें, भला खाना कैसे भूलेंगे हम। वो जो आप पालक गोश्त की तरकीब बता रही थी, वही बनाकर खिलाइएगा, फरहान ने कहा। अंदर से कदमों की आवाज आ रही थी। सईदा अम्मा की बेटी दरवाजा खोलने आ रही थी और उसने दरवाजे से कुछ फासले पर ही सईदा अम्मा और फरहान की आवाजें सुन ली थी। इसलिए उसने कुछ भी पूछे बगैर दरवाजे का बोल्ट अंदर से उतारते हुए दरवाजा थोड़ा सा खोल दिया। अच्छा, सईदा अम्मा, खुदा हाफिज, फरहान ने सईदा अम्मा को दरवाजे की सीढ़ियां चढ़ते हुए देखकर कहा। सालात उससे पहले ही पलट चुका था। कंटिन्यू कीजिएगा किस्त नंबर 23 में। उम्मीद करती हूँ कि हमारी ये वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।